नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 13 मई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स में जो मेन सोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो स्टैंडर्ड वही होने वाला है। असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को भी हम लोग फोकस करेंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूंगा एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड इफ़ यू एट ऑल वांट देन यू कैन आल्सो टेक एडमिशंस इन बॉद्राइस एकेडमी। फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन आल्सो लॉग इन टू दिस bodraiesacademy.in। चलिए सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे असम ट्रिब्यून से देख लेते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में या फिर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो टॉपिक देखो क्या है, असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अपार्ट। इसके बारे में वैसे और भी शायद एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी बहुत दिन पहले, राइट। बट एनीवेज ये है क्या, ये देखो इस असम एग्री बिजनेस और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट नाम से ही पता चल रहा है दैट असम में एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को प्रमोट करना है, जिससे क्या ओवरऑल रूरल रीजन में जो इकोनॉमी है ना, जो कि प्राइमरी इकोनॉमी में ज़्यादातर फोकस्ड है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है धीरे धीरे प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, मतलब प्राइमरी दैट इज द लोअर लेवल ऑफ जैसे इनिशियल जैसे एग्रीकल्चर वर्क, राइट। बट एग्रीकल्चर वर्क से अगर हम लोग कुछ वैल्यू एडिशन उसमें कर सके तो, वैल्यू एडिशन नहीं भी तो डायरेक्टली सर्विसेज में भी हम लोग जंप कर सकते हैं, यू नो दैट, है ना। कैसे होगा, ऑफ कोर्स वो तो सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प करना ही पड़ेगा। चलो वो तो बात की बात है। बट एनीवेज इस एम के तहत जो है बेसिकली कहा जा रहा है दैट नौलवारी रीजन में जो ना पैडी कम फिश कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है ना। पैडी कम फिश कल्चर मतलब क्या होगा, देखो पैडी मतलब अगेन ये जो है ना, ये है राइस कल्टीवेशन। राइस को ही पैडी बोलते हैं ना, राइस कल्टीवेशन पैडी कल्टीवेशन एक ही चीज़ होता है। अब क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए जहाँ पर भी राइस की कल्टीवेशंस होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी लगता है, राइट। अब पानी में क्या हो जाता है ना, ये पानी अगर ऐसे ही रख दोगे तो वेस्ट हो जाएगा ना, उससे अच्छा यहाँ पे मछलियाँ छोड़ दो ना आप, ठीक है। तो 2 in 1 फ़ायदा हो जा रहा है दैट एक तो उस पानी का इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, उस पानी से जो राइस की खेती हो रही है वो हो ही रही है, वो तो हो ही रही है। बट साथ ही साथ वहाँ पर जो है ना बहुत सारे मछलियाँ भी पनप सकती है प्रॉपरली, समझ रहे हो बात। और ये इस टाइप के रीजन को पता है, बोलो तो क्या कहते हैं इसको, वेटलैंड भी कहा जाता है भाई, ठीक है। सो एनीवेज यही यहाँ पर भी बोला गया दैट अंडर द एजीज ऑफ वर्ल्ड बैंक के अंडर जो है ये अपार्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मेन मेक श्योर यही रहना है दैट ओवरऑल फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी ही नहीं जिससे उनका लाइवलीहुड इनकम भी बढ़ सके, राइट। इट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फार्म प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जी हाँ, एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इससे फार्म प्रोडक्शन तो इंक्रीज किया ही जाएगा, बट साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है ना वो भी बहुत हद तक घट जाने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से यह न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग कोलेजियम सिस्टम। ना कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट, वेदर इट बी हाई कोर्ट वेदर इट बी सुप्रीम कोर्ट, है ना। अपॉइंटमेंट तो होता है ना जी, नो सवाल होता है किस सिस्टम के थ्रू होता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। नो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जो है रिकमेंडेशंस दिए थे ऑफ 5 न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 जुडिशरी से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है ना। ये होता क्या है कोलेजियम सिस्टम, देखो ये एक सिस्टम है बेसिकली जिसके थ्रू हमारे देश के जो बड़े बड़े हायर जुडिशरीज है, वेदर इट बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो कोलेजियम सिस्टम है ना, ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना नहीं हुआ है, रादर ये इवोल्यूशन है, इवॉल्व है थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। और वो जजमेंट 3 केसेस में आता है, एक होता है फर्स्ट जज केस, एक है सेकंड जज केस, एक है थर्ड जज केस, ठीक है। फर्स्ट जज केस 1981 में इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, इसमें बोला गया था देखो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, मतलब कभी भी अगर कोई भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा जजेस का, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुना तो जाएगा, बट उनका जो वो जो बोलते हैं ना दैट शुड नॉट बी प्राइम थिंग, राइट। वही चीज बोला गया है दैट द प्राइमेसी ऑफ CJI, राइट, इट कैन बी रिफ्यूज्ड। किसके द्वारा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा भाई। मतलब जुडिशरी का कम दबदबा रहेगा, रादर एग्जीक्यूटिव का ज्यादा दबदबा रहने वाला है यहाँ पर, समझ रहे हो बात। तो वही चीज बोला गया था द रूलिंग गेव एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी, हुआ ना, क्योंकि सरकार के पास पूरा पावर है। अब अगर सरकार के पास पावर है तो सरकार अपने तरीके से जजेस को अपॉइंट कर सकती है भाई, समझ रहे हो बात, है ना। तो इसमें तो ओल झलोल है। तो इसीलिए
सेकंड जज केस हुआ। अब सेकंड जज जो केसेस हुआ वो 1993 को हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कोलेजियम सिस्टम। अब इस कोलेजियम सिस्टम का क्या काम था, दैट कंसल्टेशंस करनी पड़ेंगी, है ना, अगर कुछ भी अपॉइंटमेंट करना हो तो। ना ध्यान दीजिएगा, इस कंसल्टेशंस में भी एक झोल था। वो क्या था, इसमें बोला गया है दैट इट वॉज नॉट द सीजेआईज इंडिविजुअल ओपिनियन। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ना, उनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा कोई भी जजेस का सिलेक्शन करने में, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपिनियन होगा। और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड मतलब दिया जाएगा विथ कंसल्टेशन विथ टू सीनियर मोस्ट जजेस। ध्यान देना, अभी टू सीनियर जजेस मोस्ट जजेस हुआ, बट जब थर्ड जज केस आया ना 1998 को, तब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक्सपैंड कर दिया कोलेजियम सिस्टम को और बोला देखो भैया ये 5 मेंबर बॉडी होगा, जिसमें सीजेआई तो होंगे ही, बट साथ ही साथ 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जजेस है ना वो भी होंगे, और वो लोग मिलकर अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे whom should we keep और whom should not। राइट, समझ गए बात। ये 3 चीज़ है ना। सवाल ये होता है दैट प्रोसेस क्या है भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट का ना। जुडिशरी का जब भी बात बोलता हूँ ना, तो अलग अलग रैंक्स होती हैं जुडिशरी में भी। एक तो होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ही होता है कोई भी देश का, मतलब इंडिया का पर्सपेक्टिव में एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। अब देखो हाई कोर्ट्स इतने सारे हैं ना, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, वो सिर्फ एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा जाएगा, वो है सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो बात। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट का कैसे अपॉइंट किया जाएगा। देखो, पहले बात तो आपको पता रहना चाहिए, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब मेन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नाउ एज अ पार्ट ऑफ सीजेआई इज कंसर्न, द आउटगोइंग सीजेआई रिकमेंड्स द सक्सेसर। वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए था दैट हाँ, जो सीजेआई जा रहा है वो रिकमेंड कर देते दैट हाँ मेरे सीट में कौन लेगा, बट उसमें भी तो उल झलोल है, ठीक है। तो इसीलिए इन प्रैक्टिस क्या किया जाता है हमारे देश में, और ये प्रैक्टिस लेकिन स्ट्रिक्टली अभी तक भी ये प्रैक्टिस अपनाया जा रहा है, फ्यूचर में भी अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिस क्या है, इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाय द सीनियरिटी एवर सिंस द सप्रेशन कंट्रोवर्सी ऑफ 1970। मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे ही जज होगा। जैसे अभी जो है नेक्स्ट जो आएंगे ना, वो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, मतलब सर्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट में, उनको ही चीफ जस्टिस माना जाएगा। समझ रहे हो आप। वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं तो अगेन वो किसके द्वारा, मतलब सीजेआई जो है कंसल्ट करेगी टू द रेस्ट ऑफ कोलेजियम मेंबर एज वेल एज सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। जहां से उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हम लोग हायर कर रहे हैं ना, तो वहां के कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। और ये कंसल्ट किया जाता है, और ये जो भी कंसल्टेशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट टू इन राइटिंग, ऊपर से फाइल में, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। और कोलेजियम सेंड्स द रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर। जी हाँ, बाद में जो ये कोलेजियम जो भी रिकमेंडेशंस फाइनल करती है तो वो लॉ मिनिस्टर को भेजा जाएगा, जो क्या फर्दर उसको फॉरवर्ड करेगी प्राइम मिनिस्टर के पास, और वो प्राइम मिनिस्टर फर्दर प्रेसिडेंट से एडवाइस लेकर अल्टीमेटली उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन करेगा भाई। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ना, वह जो है एक पॉलिसी है हमारे देश में दैट चीफ जस्टिस जो है वो कोई भी हाई कोर्ट का, वो आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट होना चाहिए। जैसे अगर यूपी का है तो यूपी का वो बंदा नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। समझ रहे हो बात। नाउ कोलेजियम जो है इट टेक्स द कॉल फॉर द एलिवेशन। कोलेजियम जो है वो कॉल लेती है दैट किसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमें अपॉइंट करना है, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम कंप्राइजिंग। अच्छा चलो यार, ये तो बस बेसिक चीज़ ही है, बट हाँ वो ही आपको देना पड़ेगा दैट अगर कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है तो किसको पूछोगे। ऑफ कोर्स उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को। जी हाँ, कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उस हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स को, ठीक है। और द रिकमेंडेशंस इज फाइनली सेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, जो क्या वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट दैट इज आपका जाकर गवर्नर को प्रोपोजल को भेजते हैं। फिर वो गवर्नर जो है वो प्रोपोजल बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेजती है, ठीक है। नेक्स्ट, द हिंदू में ये न्यूज़ दिया गया था दोस्तों, GS2 पर्सपेक्टिव, पार्लियामेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इट्स टॉकिंग अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। नाउ इसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 72,
है ना, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है दैट वो कोई भी पनिशमेंट को पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट कर सकता है ना। ये सब होता क्या है, रेस्पाइट, रेप्राइव, रिमिट, चलो डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और बहुत ऐसे समझाऊंगा ना जिससे आपको एक बार याद करोगे जिंदगी भर याद रह जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं वादा कर रहा हूँ। एनीवेज, बट जो भी पार्डनिंग पावर है ना प्रेसिडेंट का, उसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन है दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंट जैसे होता है ना दैट कुछ भी जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज बीइंग हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन सेवरल केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे ये वाला केस पढ़ लेना, ठीक है। चलो उतना भीतर में घुसना नहीं है, बट आपको दिखा दिया। बट कुछ कुछ ना डिफरेंस भी है दोस्तों, मतलब जैसे सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट पार्डन करती है ना पावर्स, वैसे ही स्टेट में गवर्नर के पास पावर होता है ऐसे पार्डनिंग पावर। बस इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी देख लेते हैं। नाउ स्कोप ऑफ जो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 72 के अंडर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 161, याद रहेगा, ये दोनों ही बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। नाउ डिफरेंस क्या है यहाँ पर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर में, दैट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है ना वो ज्यादा होता है। जी हाँ, जैसे अगर कोर्ट मार्शल कभी हो जाए, ठीक है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सटेंड इन केस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज डन बाय द कोर्ट मार्शल, बट आर्टिकल 161 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच पावर्स टू गवर्नर। मतलब कोर्ट मार्शल के केस में अगर पनिशमेंट दिया जाए ना, उसको पार्डन किया जा सकता है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा नहीं, ठीक है। मतलब वहां पर आर्टिकल 72 अप्लाई होगा, आर्टिकल 161 अप्लाई नहीं होगा। बट वहीं पर डेथ सेंटेंस की अगर बात की जाए, वो सोचो कहीं पर बिहार में भी क्यों ना हो, असम में क्यों ना हो, केरला में क्यों ना हो, उड़ीसा में क्यों ना हो, है ना, अगर डेथ सेंटेंस हो गया ना तो उसमें भी गवर्नर का कोई पावर नहीं है, वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास ही जाता है पार्डनिंग के लिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट का फर्दर डिस्क्रिप्शन है दैट क्या उनको पार्डन करना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। कुछ कुछ की टर्म्स जो कि मैंने आपको बोला था ना दैट ये की टर्म्स है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव, क्या होता है, कंफ्यूज इंसान हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ कुछ ना टोटका देकर हम लोग याद करेंगे, ठीक है, जिससे जिंदगी भर याद रह जाए। चलो जैसे पार्डन है ना, बोलता है ना पार्डन मी मैम, पार्डन मी सर, ठीक है, वो क्या मतलब माफ करो मुझे, ठीक है। तो पार्डन मतलब ही होता है दैट रिमूव ही कर देता है ऑल टुगेदर सेंटेंस एंड कन्विक्शन, ठीक है। मतलब पार्डन कर दो यार, छोड़ दो, है ना। तो प्रेसिडेंट भी सोचता है चल भाई पार्डन कर दे, छोड़ देते हैं इसको, लिख, ठीक है। तो वो हो गया पार्डनिंग, ठीक है, समझ गए बात। अब कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को आप रिलेट करो एक वर्ड के साथ जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, वो वर्ड है सब्सटीट्यूशन। देखो एक एक लग रहा है, राइमिंग लग रहा है ना, कम्यूटेशन सब्सटीट्यूशन, कम्यूटेशन सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है बताओ, दैट आप अगर से फॉर एग्जांपल आप शाम का लंच कर रहे हो, ठीक है, आप वड़ा पाव खा रहे हो, है ना, आपने कल उसको सब्सटीट्यूट करके समोसा खा लिया, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ खा जरूर रहे हो बट एक डिश नहीं है, अलग डिश कर ले रहे हो, ठीक है। वैसे ही आपको सजा जरूर मिल रहा है बट शायद वो हार्ड सजा नहीं मिलकर थोड़ा लाइट सजा मिल जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन किसके साथ राइमिंग करता है, कम्यूटेशन। मतलब आप समझ गए कम्यूटेशन मतलब क्या, कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूट करना कोई एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरा फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में, और जो क्या लाइटर इन नेचर हो, है ना। जैसे आपको फांसी का तत्का लग गया, ठीक है, तो फांसी नहीं लगा कर आपको जीवन भर कारावास दे दिया, ठीक है, तो वो लाइट हुआ ना जी, समझ लो बात, ओके। नेक्स्ट इज रिमिशन। रिमिशन इंप्लाई करता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जी हाँ, रिमिशन का मतलब ही यह होता है दैट, देखो रेमिशन ऐसे याद रखो ना दैट आप मिशन कश्मीर मूवी है ना, याद है, तो सोचो आपको मिशन में भेजा गया है कश्मीर में कोई आतंकवादियों को मारने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होकर आते हैं। अच्छा चलो, आपने उस मिशन को टाइम से पहले एग्जीक्यूट कर दिया, है ना, आपको 2 महीना का मिशन दिया गया था, आप उसको 15 दिन में ही करके आ गए, ठीक है, तो आपका कितना बचा, 1 महीना 15 दिन आपको बच गया, है ना। तो वही है रेमिशन, मतलब सोचो दैट ओवरऑल पीरियड ऑफ सेंटेंस जो है ना वो रिड्यूस कर देना। जैसे अगर आपको सोचो आजीवन कारावास मिला है, सोचो 40 साल का कारावास मिला है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके 10 साल कर देना, ठीक है, तो वही चीज़ है रेमिशन। ऐसे याद रखिए दैट आपको मिशन में भेजा गया है किसी आतंकवादी को मारने, आपने जल्दी कर लिया, ठीक है, वो मिशन आपका जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वही है दैट
इसमें भी वही होता है दैट जल्दी से जैसे अगर 40 साल का रखा गया तो 10 साल देकर ही बोला गया चलो चलो भाई 10 साल ही इसको सजा दो, बाकी 30 साल जो है इसको छोड़ दो। समझ लो बात, ये हुआ है ना। नेक्स्ट इज हुआ रेस्पाइट। देखो रेस्पाइट, रिस्पेक्ट, इसको हम ऐसे बोले रेस्पेक्ट, है ना। रेस्पेक्ट से थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, रेस्पाइट, रेस्पेक्ट, रेस्पाइट, रेस्पेक्ट, रेस्पाइट, रेस्पेक्ट। अच्छा, अब सोचो कोई लंगड़ा हो गया है, कोई लूल्हा हो गया है, ठीक है, उनको आपको जाके मतलब कोई दिव्यांग है इन जनरल, है ना, उनको 10 साल का सज़ा मिला हुआ है, ठीक है। तो देखते हुए दैट चलो यार दिव्यांग है छोड़ देते हैं, मतलब चलो थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो वही चीज़ बोला गया, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड। ओरिजिनली तो आपको अवार्ड आपको बहुत डेंजर किया गया था, बट देखते हुए दैट हाँ ये लंगड़ा हो गया या फिर आंखें चली गई हैं, कान से सुन नहीं पाते, तो इस टाइप से दिव्यांग चीज़ें हो गई हैं। तो इसलिए स्पेशल कंडीशन के कारण एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें उनको रिस्पाइट कर दे रहे हैं, है ना। रिस्पेक्ट से रिस्पाइट मिल गया ना। अब बाकी क्या बचा, रिप्राइव। देखो ये 4 तो याद हो गया, अब बाकी जो एक बचा उसमें यही होता है दैट अगर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस हुआ तो उसमें स्टे लगा दिया जाता है, खत्म बात। इसको ऐसे ही याद कर लो। बाकी 4 का तो टोटका बन गया ना जी। पार्डन मतलब छोड़ देना, चल भाई छोड़ दो, ठीक है। कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूट करना, वन फॉर्म ऑफ जैसे अगर जीवन फांसी का तक सजा हो गया तो उसको सब्सटीट्यूट करके 40 साल का आजीवन कारावास, इस टाइप से, है ना। रेमिशन मतलब आपका मिशन जल्दी कंप्लीट हो गया, मतलब अगर आपको 10 साल का सजा मिला था 10 साल ही दिया जाएगा, मतलब 40 साल का सजा अगर मिला था तो 10 साल दिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। और रेस्पाइट मतलब रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। किनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, वैसे लोग जो क्या दिव्यांग है या फिर स्पेशल केसेस में, से फॉर एग्जांपल किसी का घर का दैनिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना, उसकी माँ बेटी है और कोई नहीं है उसके, तो उस केस में भी कभी कभी इस टाइप से चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात। ओके, नेक्स्ट द हिंदू से यह लिया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू गेट गैस प्लांट ना, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गैस प्लांट हो रहा है, फिर ये न्यूज़ में क्या है भाई, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है क्या। देखो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो अनडाउटेडली है ही, बट एक बहुत बड़ा इसमें इशू भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, वो है कोस्टल जोन रेगुलेशन के रिलेटेड, ठीक है। अब देखोगे अगर आप अंडमान एंड निकोबार देखो, ऐसे ही तो ये छोटा सा रीजन है, ठीक है, उसमें भी ऑलमोस्ट ये पूरा रीजन जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बट अगेन डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना जी जगह का, है ना। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है विथ रिगार्ड टू कोस्टल रेगुलेशन जोन इन केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जहां पर गैस प्लांट सेटअप होने वाली है, ठीक है। नाउ आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन 2019 वो लिमिट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन वल्नरेबल कोस्टल स्ट्रेचेस। और अगेन ये तो जस्ट रेगुलेशंस है, बट इस रेगुलेशंस को मानने के लिए जो है एक अथॉरिटी का भी बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने रिकमेंड किया था गैस बेस्ड पावर प्लांट को यहाँ पे सेटअप करने के लिए, ठीक है, और परमिट भी किया था विद इन द आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन एरिया ऑन आइलैंड विद जोग्राफिकल एरिया जिसका 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जी हाँ, उसी रीजन्स में बेसिकली इस ग्लास प्लांट को भी सेटअप किया जा रहा है। नाउ सवाल होता है दैट ये रीजन में इतना क्यों फोकस किया जा रहा है। देखो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, खत्म बात, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और वहाँ पे भी तो हमारे लोग रहते हैं ना जी, उनको भी तो हमने डेवलप करना है ना। तो एनीवेज कोस्टल रेगुलेशन जोन की अगर बात करें तो किस किस रीजन में जो हम लोग बोलते हैं ना दैट हाँ एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे बोला गया ना दैट हाँ जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक जैसे एक पर्टिकुलर रीजन तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो वो लाइन जो डिसाइड कैसे होता है, ठीक है, वो डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन, ठीक है। अब देखो यही है कोस्टल एरियाज में क्या क्या होता है, सीज, बेस, क्रीक्स, रिवर्स, बैक वाटर्स, ठीक है। अब देखो वहाँ पर टाइड तो आती है ना, एक को हम लोग कहते हैं हाई टाइड जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती है, एक को सिचुएशन को कहते हैं लो टाइड जहाँ पर पानी बहुत एकदम नीचे चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाई टाइड लाइन जो है ना, ये वाला लाइन है ना, ये वाला पॉइंट, इसके मतलब यहाँ से बेसिकली ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और वो डिस्टेंस वेरी करता रहता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हाई टाइड लाइन का, लो टाइड लाइन का, जो कि मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया आपको। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, किस एक्ट के अंडर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। वाइल कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स आर मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, बट अगर
इम्प्लीमेंटेशन अगर देख लें ना, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनियन नहीं आती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। और क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में ना जो है ना अपना कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, ठीक है। तो इन कोस्टल मैनेजमेंट जोन अथॉरिटीज़ का काम होता है उसको रेगुलेट करना, और फाइनली अगर कुछ भी कंसर्न में आए तो उसको सेंट्रल मिनिस्ट्री को इत्तला करना। समझ रहे हो बात? चलो, अब ये इसलिए भी डिस्कस करना है दोस्तों, मतलब अंडमान रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पास्ट ईयर में इसका क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये तो कुछ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए ट्रस्ट मी। जैसे 2009 में आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शॉम्पेन ट्राइब फाउंड, नीलगिरी, निकोबार, स्पीति या फिर लक्षद्वीप, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, दैट कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे शॉम्पेन ट्राइब कहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है, वो चीज़ पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल। अंडमान, ये क्लियरली एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, इसलिए ना बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी पढ़ो, आंसर्स आराम से टिक हो जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ कम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर चारों ऑप्शंस अगर पढ़िएगा तो आपको क्लियर सा दिखेगा, नहीं सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार ही हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता, ये तो ऐसे ही सेमी एरिड रीजन है भाई, है ना। साउथ वेस्ट बंगाल भी अगर देखोगे तो सेमी एरिड रीजन है, नॉर्थ कोस्टल, ये सब तो खैर हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ यही एक प्रोबेबल है भाई, ठीक है। तो कॉमन सेंस इसके लिए भी अगेन आपको अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होगा, दैट इज़ मोर देन एनफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आप इसको रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को, डब्ल्यू बोसोन के रिलेटेड है। नाउ डब्ल्यू बोसोन हमने तो हिग्स बोसोन के बारे में पढ़ा हुआ था, जो कि 2013 में भी क्वेश्चन दिया था, डिस्कस करेंगे ज़रूर उस क्वेश्चन को, है ना। बट ये डब्ल्यू बोसोन क्या है, ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है? देखो, क्योंकि रिसर्चर्स ने बेसिकली अनाउंस किया था दैट एक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ सो कॉल्ड डब्ल्यू बोसोन को, इस मास को बेसिकली फाउंड किया गया डब्ल्यू बोसोन के मास को। नाउ इसी के साथ रिसर्चर्स बोल रहे हैं दैट देखो भाई, क्योंकि डब्ल्यू बोसोन में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जितना मास होना चाहिए, उससे भी स्लाइटली वो हेवियर ही है, ठीक है। और यह बिल्कुल जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था थ्रू द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है ये। लेकिन ये क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स यह क्या होता है डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो है, यह कहीं ना कहीं दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, दुनिया में मैटर्स के बारे में यह एक बेसिक थ्योरी है जो क्या सब कुछ को कन्फाइन करती है, ठीक है। और उसी थ्योरी, वही जो थ्योरी है यहाँ पर गलत ठहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से डब्ल्यू बोसोन का एक्चुअली मास को पता किया गया है तो जितना होना चाहिए उससे लेकिन हेवियर निकला है, ठीक है ना। सवाल ये होता है दैट ये स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्रिप्शन है तो है क्या? तो देखो, ये अभी तक का करंट बेस्ट थ्योरी है ना, जिससे हम पता कर पाते हैं मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कैसे, हाउ पार्टिकल जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, है ना, तो ये कैसे बने हुए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करती है 3 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। देखो, ऐसे अगर फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्सेस का देखोगे ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो है ही, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, और एक ग्रेविटी फोर्स भी है। बट ग्रेविटी फोर्स को यह बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती है, और वही चीज़ जो है ना स्टैंडर्ड मॉडल का बेसिकली एक ड्रॉबैक भी है, दैट ये ग्रेविटी को बिल्कुल कंसर्न नहीं करती है। उसके साथ साथ ये डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में कुछ प्रॉपरली नहीं बतलाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो लैग बिहाइंड कर जाती है, ठीक है ना। सवाल होता है ये डब्ल्यू बोसोन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है भैया, ये कब डिस्कवर किया गया था? सच ये क्या 2022 को डिस्कवर किया गया है? नहीं, ये देखो बहुत पहले ही डिस्कवर किया गया था। जब उस समय डिस्कवर किया गया था जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था सबसे पहली बार, दैट इज़ 1983 को। जी हाँ, कपिल देव जी के नेतृत्व में। एनीवेज, डिस्कवर किया गया था डब्ल्यू बोसोन को भी 1983 में ही, है ना। डब्ल्यू बोसोन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, टुगेदर विद जेड बोसोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी दुनिया में वीक फोर्सेस के कारण, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वीक फोर्सेस इज़ वन ऑफ द रीज़न, आई मीन जेड बोसोन इज डब्ल्यू बोसोन इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दीज वीक फोर्सेस, राइट नाउ। डब्ल्यू बोसोन जो कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इट चेंजेस द वेरी मेकअप ऑफ द पार्टिकल। कैसे भाई?
देखो ये क्या करती है ना, स्विच करती है प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और वाइस वर्सा, स्विचिंग करती रहती है, ठीक है, थ्रू द वीक फोर्सेस। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज सच हमारे पढ़ने के लिए। एज सच इतना भीतर से में घुसने की ज़रूरत है नहीं, है ना, सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा, 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग हिग्स बोसोन, वो भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 3 ऑप्शंस दिए गए थे। चलो इसका एक काम करते हैं ना दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है लेकिन, है ना, ट्रस्ट मी ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज तो मैं एमसीक्यूज में तो कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा ही, ठीक है, वो तो आपको करनी ही है, बट ये वाला क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नीचे नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाह रहा था, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो किस क्वेश्चन खाली देखने में ही डर लग रहा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, भीतर अगर पढ़ोगे ना क्वेश्चन एकदम खोखला क्वेश्चन है ना। एनीवेज मैं चाहता हूँ आप उसका आंसर नीचे ज़रूर से लिखें, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा। नेक्स्ट, मार्स क्वेक। अर्थक्वेक सुना है? अर्थक्वेक मतलब क्या? अर्थ में जो अर्थ की धरती जो हिलती है तो उसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, मार्स क्वेक क्या होगा? ऑफ कोर्स मार्स की जो धरती हिलेगी उसको मार्स क्वेक कहेंगे, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता क्या क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि नासा के जो मिशन है ना, इनसाइट्स मार्स मिशन, तो वहाँ पे एक लैंडर नासा के द्वारा छोड़ा गया, पता है ना आपको। अब उसी लैंडर ने अभी तक का लार्जेस्ट एवर क्वेक को ऑब्जर्व किया है, लार्जेस्ट एवर किसको क्या कहते हैं आसामीज में, भूमिकंपो कहते हैं ना। तो उस भूमिकंपों को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया गया, कहाँ पर? मार्स की धरती पे, ठीक है। GS3 अवेयरनेस इन स्पेस से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। देखो अर्थ में जैसे क्या होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं तो मार्स अर्थक्वेक होता है, ठीक है। बट मार्स में ऐसा कोई टेक्टोनिक प्लेट तो नहीं है, ठीक है, बल्कि उसका क्रस्ट जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा जायंट है, ठीक है। देयरफॉर मार्स क्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेसेस दैट कॉजेज रॉक फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट। मतलब स्ट्रेसेस के कारण ही वहाँ पर फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स हमें देखने को मिलता है। अगर नासा के इनसाइट मिशन के बारे में बात करें तो ये पहला एक मिशन है, जी हाँ, जो क्या मार्शियन सरफेस के भी भीतर में घुस गया। भीतर मतलब वो कुछ जो है ना स्टडी कैरी आउट करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है ना। दैट इज़ वहाँ का हीट आउटपुट कितना है, मार्स क्वेक को लिसन करने के लिए, दैट कैसा इंटेंसिटी ऑफ मार्स क्वेक होता है। इसीलिए तो ये न्यूज़ में है ना, दैट अभी तक का सबसे जो डेंजर मार्स क्वेक है उसको रिकॉर्ड किया गया है, विच आर सिस्मिक इवेंट्स सिमिलर टू अर्थक्वेक इवेंट्स, ठीक है। एंड इट विल यूज द सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय मार्स क्वेक टू डेवलप अ मैप ऑफ द प्लैनेट्स डीप इंटीरियर। जी हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसी के साथ ये जो सेशन है ये अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब MCQs देख लेते हैं। कल मैंने कुछ MCQs आपसे पूछा था, जैसे पहला वाला था सोशल सिक्योरिटी स्कीम के रिलेटेड, दो स्कीम्स के पूछे गए थे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बेसिकली गलत था, ठीक है। तो इसलिए जी हाँ, एब्सोल्युटली सब ने ही सही आंसर यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर के बारे में पूछा गया है, 2 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें पहला ऑप्शन जो है ये केमिकल तो कुछ सवाल हो ही फायदा ही नहीं होता भाई, केमिकल जहाँ आ गया तो ये बिल्कुल गलत है बेसिकली टेक्निकली, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं होता है सच, है ना, ये इन कंडीशंस ना ऐसा भी इतना केमिकली कंडीशंस ना ये सब कुछ नहीं था, मैंने क्लियरली कल ही पढ़ा दिया था ये सब, ठीक है। तो एनीवेज 1 ऑप्शन वाज अ वेरी रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस टाइप से कोई देखो पैटर्न के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। दूसरा वाला तो खैर से बिल्कुल सही था क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा भी था, तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है ये वाले का अगेन ए वॉज विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो DBA करेक्ट ऑप्शन में था, DBA एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेजियम सिस्टम, है ना, ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंटली द अपॉइंटमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड जज केस ऑफ 1993। आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बेसिकली आपको बताना है कौन सा पेयर्स जो है इनमें से ऊपर में दिया गया वो सही है, राइट। पहला है कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रेप्राइव, है ना। आप देखिए दैट इससे आप किसको रिलेट कर सकते हैं, मैंने अच्छे से समझा लिया, है ना। आप उस पर मैच को करेक्ट करके आप इसका आंसर देखिए इन चारों में से कौन सा सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेस मिशन टू मार्स, है ना। रिसेंटली मार्स क्वेक हैज बीन डिटेक्टेड बाय नासा का इनसाइट मिशन। दूसरा, इनसाइट मिशन इज द फर्स्ट मिशन टू डीप पियर बीनीथ द मार्शियन सरफेस एंड स्टडी द प्लैनेट्स इंटीरियर। तो क्या ये सही है? तो देख लीजिए कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए। आज का मेन क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेडिशन लॉ। पूछा जा रहा है सेडिशन लॉ जो है कॉलोनियल रिलिक है, जिसको
उसका बहुत चिलिंग इफेक्ट होने देखने को मिला है ओवर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसीलिए लॉ को रिपील कर देना चाहिए। इस पूरा प्रोसेस को आप डिस्कस करो। तो पहले तो सेडिशन लॉ के बारे में आपको लिखना है, जो जो केसेस अगर आपको पता है वो केसेस लिखना है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, दोनों एस्पेक्ट को लिखकर अल्टीमेटली आंसर्स को एंड अप करना है, ठीक है। तो डू इट योर सेल्फ ओनली, बिकॉज देर इज मॉडल आंसर दैट वी हैव प्रोवाइडेड हियर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैव that is to be done for today. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.